नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो व्यवस्थाओं का जायजा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है और उसी में सबको जो अधिकारी हैं सभी को कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर ये कही है कि शराब पीने वाले का चारधाम यात्राओं पर कहीं ना कहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी कि उन्होंने जनता से अपील भी की है कि चारधाम यात्रा के दौरान वो शराब ना पिएं। और इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दी है कि यदि कोई शराब पीता हुआ चारधाम यात्रा में पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर जाएगी। और वहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो रास्ते पड़ते हैं उसमें कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है और इसको कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अब सराहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हिंदू संगठनों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है ये कहीं ना कहीं सराहनीय है कि चारधाम यात्रा एक आस्था का विषय है और चारधाम कहीं ना कहीं आस्था से लोग चारधाम यात्रा पर पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की गंदगी वहां पर जो लोग फैलाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सराहाया भी जा रहा है। और वहीं देखिएगा कि चारधाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। क्योंकि अभी भी देखिएगा कि जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हुई है और उन सड़कों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग को भी दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र कुछ ही समय बचा है और उससे पहले कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के जो रास्ते हैं उनको भी दुरुस्त करना है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करना है। इसको लेकर अधिकारी किस तरीके से कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में आज एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है। ACB ने एक और FIR दर्ज की है। ये मामला दिल्ली के अंदर कैमरा लगाने को लेकर है। दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कैमरे लगाएंगे। ऐसे में एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया था। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उस कंपनी ने इस मामले में देरी को लेकर के उस पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें 7 करोड़ रुपए माफ़ किए गए थे, जिसको लेकर के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने ACB का दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि उसके बाद ये आरोप लगे थे कि सत्येंद्र जैन ने कंपनी से पैसा लेकर रिश्वत के रूप में और उस कंपनी से जुर्माना माफ़ किया है। उसके बाद आज BJP प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि ACB ने आज पहली FIR दर्ज की और एक के बाद एक तमाम मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी है, क्योंकि जितने घोटाले किए गए हैं वो रेखा सरकार उन घोटालों को खोलेगी। उन घोटालों की जांच कराई जाएगी और दिल्ली की जनता का जो पैसा गबन किया है उस पैसे की जानकारी दिल्ली की जनता को दी जाएगी। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में लेकर के जेल जा चुके हैं और इस मामले में आम आदमी पार्टी के और नेता जेल जा चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली के अंदर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जिस तरह से BJP गलत परिक्षेप दिखाकर दिल्ली की जनता को बरगला रही है, ये गलत तथ्य हैं। हालांकि इस मामले पर राजनीतिक माहौल मचा हुआ है। कांग्रेस भी BJP और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि BJP और आम आदमी पार्टी दोनों ही जुमलेबाज और घोटालेबाज पार्टियां हैं, इसलिए इनके घोटाले एक के बाद एक खुलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां राजधानी दिल्ली में 17 और 18 मार्च को तेज धूप तो निकली थी, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवा आ रही थी उसकी वजह से राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में ज्यादा तापमान में इजाफा नहीं हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अब जो ताज़ा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार राजधानी दिल्ली में अगले 6 से 7 दिन के अंदर जो तापमान है वो तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है।
या फिर इससे भी ज़्यादा राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और तेज धूप के थपेड़े लोगों के ऊपर पड़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे ही जो तेज तीखी धूप है वो वीकेंड तक जारी रहेगी। हालांकि वीकेंड के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। शनिवार और रविवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम फिर बात करें सोमवार की, मंगलवार की और बुधवार की, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और तापमान ऊपर जा सकता है। ये तो बात रही राजधानी दिल्ली की। अब अगर हम बात करें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की, तो मौसम विभाग का कहना है कि वीकेंड पर वहां पर मध्यम से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है और वहां पर मौसम जो है वो सुहावना बना रहेगा। हालांकि वीकेंड के बाद वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं धूप में तेज तीखी धूप जो है वो निकल सकती है और कहीं ना कहीं तापमान में इजाफा होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी कुल मिला के फिलहाल अभी से लेकर वीकेंड तक दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में तेज तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। वीकेंड पे थोड़ा मौसम सुहाना होगा, लेकिन वीकेंड के बाद एक बार फिर से जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कई इलाकों में उत्तर भारत के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। आज एक बहुत गंभीर खबर है, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी से दूर 70 किलोमीटर दूर पर एक कोलार जिले के मालूर तहसील के हरपनहल्ली गांव में जो स्नेहा स्टोन क्रेशर के अंदर आंध्र प्रदेश का निवासी जो मजदूरी के लिए आया था, वो स्टोन क्रेशर में उसकी मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए हैं। आखिरकार माइंस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जो बाहर जो अंतर जिले से जो लोग आकर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर कोई नहीं सोचता, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये माइंस डिपार्टमेंट में लापरवाही बहुत ज्यादा होती है। कोलार जिले के माकरहल्ली गांव में जो स्नेहा स्टोन क्रेशर के अंदर वेंकटेश नामी की मौत हुई है, यहाँ पर जिस वक्त इसकी मौत उस वक्त हुई जहां पर वो बड़े बड़े पत्थर स्टोन क्रेशर में डाल रहा था, उसी समय अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर उस पर गिर गया। वाकई उसकी मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए हैं। कोलार जिले के केएल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वो जेर इलाज हैं। माइंस डिपार्टमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी गंभीर खबर है, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट में हर जिले के माइंस डिपार्टमेंट की हालत इसी तरह है, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट की लापरवाही हर जिले में होती है। ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जो मजदूरी के लिए लोग दूसरे शहरों से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। हाल ही में जो कोलार जिले के जो मालूर तहसील के जो हरपनहल्ली गांव में जो स्नेहा स्टोन क्रेशर के अंदर जो वेंकटेश नामी की मौत हुई है, यहाँ पर जल्द से जल्द ये जो स्टोन क्रेशर पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी लापरवाही होती है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह कोलार शहर में बहुत सारे स्टोन क्रेशर्स हैं, आखिर क्या वजह है? वहां पर सेफ्टी को लेकर माइंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जाना चाहिए, वहां का मुआयना करना चाहिए कि लेबर जो काम करते हैं, लेबर की सेफ्टी को फर्स्ट देखना चाहिए, क्योंकि कार्मिक इलाका एक ऐसा इलाका है जो गरीब मजदूरों के लिए सरकार हमेशा उनके साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर किस तरह लापरवाही की गई है उसकी जांच होनी चाहिए और इस जो वेंकटेश व्यक्ति नामी जो शख्स की मौत हो गई है, उस परिवार को सरकार से कुछ ना कुछ मुआवजा देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वेंकटेश नामी शख्स आंध्र प्रदेश का निवासी है, वो अपने सरहदी इलाके से आकर यहाँ पर जो स्नेहा स्टोन क्रेशर में काम के लिए आया था। आखिर ये किस वजह से मौत हो गई है, जांच की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। पीलीभीत जिले में लंबे समय से जर्जर पड़ी 39 सड़कों की सूरत अब जल्द बदलने वाली है।
इसके साथ ही 4 अन्य मार्गों का नवनिर्माण भी कराया जाएगा। सरकार ने इन कार्यों के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इसमें अन्य सुरक्षात्मक कार्य भी शामिल होंगे। बता दें, पीलीभीत में कई सड़कें लंबे समय से खस्ताहाल में थीं। इनमें पीलीभीत से मांडोटांडा जाने वाला प्रमुख मार्ग भी शामिल है। इसके साथ ही कई अन्य प्रमुख मार्गों की भी हालत खस्ताहाल थी। इन सड़कों की मरम्मत और निर्माण को लेकर लंबे समय से क्षेत्रीय लोग और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। अब पीलीभीत सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों के बाद सरकार ने बजट की मंजूरी दे दी है। बता दें, लोक निर्माण विभाग को 39 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 18 करोड़ और 4 सड़कों के नवनिर्माण के लिए 6.50 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति मिली है। इस धनराशि से विभाग की ओर से करीब 35 किलोमीटर लंबाई में विभिन्न मार्गों की विशेष मरम्मत व 8 किलोमीटर लंबाई में पुनः निर्माण के कार्य भी शामिल होंगे। विशेष मरम्मत के 39 कार्यों में प्रमुख रूप से पीलीभीत मांडोटांडा कलीनगर शाहगढ़ मार्ग शामिल है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की धर्मार्थ योजना के तहत पौराणिक देवस्थल एवं सरोवर लिलहर में मार्ग का भी चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का भी कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके लिए अलग से बजट को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही जनपद में 2 ब्लॉक स्पॉट पर भी सुरक्षात्मक कार्य कराया जाएगा। कैमरा पर्सन कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज़ पीलीभीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड में शिक्षा में फर्जीवाड़ा अक्सर चर्चा में रहता है। छोटे से शहर देहरादून में 3 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय होने के चलते लगातार शिक्षा में फर्जीवाड़े के मामले भी दिखाई देते हैं। ताज़ा मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जिसके बारे में सूचना आयोग में एक RTI के जवाब में एक निजी डिग्री कॉलेज ने बताया कि 2019 से उसको विश्वविद्यालय से मान्यता ही नहीं दी गई। इस जवाब के बाद राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने पूछा कि जब 6 साल से कॉलेज के पास यूनिवर्सिटी की मान्यता ही नहीं थी तो उसको डिग्री डिप्लोमा किस तरह से वो जारी करता रहा। सूचना आयुक्त को इस बात पे शक है कि शायद इस तरह का जो फर्जीवाड़ा और भी कॉलेज कर रहे होंगे। उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक पत्र जारी करते हुए 28 मार्च तक का उन्हें समय दिया और कहा है कि आप बताएं कि 2019 के बाद से किन किन डिग्री कॉलेजों को और किन किन विषयों की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिनको जिनको मान्यता दी गई और जिन जिन कोर्सों की मान्यता दी गई उसकी पूरी आख्या सूचना आयोग को उपलब्ध कराया जाए। और उन्होंने कहा है कि इसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी भेजी जाए, जिससे वो इस बात की जांच कर सकें कि जो भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज हैं क्या वो सही तौर पे डिग्री डिप्लोमा जारी करने के लिए विश्वविद्यालय से अधिकृत हैं कि नहीं हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरह से विश्वविद्यालय से मान्यता न होने के बाद भी डिग्री कॉलेज अवैध रूप से डिग्री और डिप्लोमा बांट रहे हैं। पूरी आशंका है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है और विश्वविद्यालय से मान्यता न लेकर के शिक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 28 मार्च को इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में ऐसे कौन कौन से डिग्री कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी से मान्यता एक्सटेंड न होने के बाद भी अवैध रूप से डिग्री और डिप्लोमा बांटते रहे और उनके उस डिग्री डिप्लोमा की वैधता क्या है, कितनी है, इसका भी खुलासा होगा। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ नगर निगम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई ऐसी कि कैंसर इंस्टीट्यूट को
कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में तकरीबन 9 करोड़ रुपए से भी अधिक का बकाया था, जिसके बाद आज नगर निगम की टीम ने उसे सीज़ कर दिया। नगर निगम ने सीज़ करने का कारण बताया कि तकरीबन 9 करोड़ से भी अधिक की बकायेदारी है, जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक चुकाई नहीं गई। कैंसर इंस्टीट्यूट को लगातार लिखित में कई बार मैसेज भेजा गया कि वो जल्द से जल्द अपना जो बकाया है उसे जमा कर दें, लेकिन तकरीबन 9 करोड़ से भी अधिक का बकायेदार कैंसर इंस्टीट्यूट ने बकाया नहीं जमा किया, जिसके बाद आज लखनऊ नगर निगम की ओर से लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की ओर से एक टीम के द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट को तत्काल रूप से सील कराया गया। सीलिंग की कार्रवाई के बाद जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं अशोक सिंह, उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ आए, उन्होंने बातचीत भी की और जल्द से जल्द जो बकाया भुगतान है उसे जमा करने का फैसला भी लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट बल्कि न जाने ऐसे कितने ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो लगातार करोड़ों रुपए के बकायेदार हैं और नगर निगम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। यही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम ऐसे तमाम संस्थान हैं जिनके बड़े बड़े टैक्सों को पैसे लेकर के पैसे के एवज में कम कर देता है और नगर निगम को सीधा चूना लगाता है। हालांकि इस बाबत लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। अपनी कार्यप्रणाली से उन्होंने साफ तौर पे ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन बावजूद इसके जो कर अधीक्षक हैं या उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं, उस लेवल से नीचे के जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं कार्य में ढीला हवाली कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ नगर निगम की ओर से आज देखने को मिली, जहां 9 करोड़ से ज़्यादा बकायेदार इस संस्थान को सील किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। अब ज़िला अध्यक्ष की सूची आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम अनाउंस हो जाएगा और ख़ास तौर पे ओबीसी कार्ड खेलने के प्लान में है भारतीय जनता पार्टी। ओबीसी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, मगर कुछ लोगों की कयासबाजी ये है कि कोई ना कोई स्वर्ण समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि इस रेस में बहुत से नाम हैं, अब कौन सा नाम प्रदेश अध्यक्ष बनता है और वो प्रदेश अध्यक्ष 2027 के विधानसभा के चुनाव तक रहेगा। फिलहाल सारे जनपदों के ज़िला अध्यक्ष की सूची आ चुकी है। कुछ जनपद अभी छूट गए हैं, खासतौर अम्बेडकर नगर, अयोध्या और जनपद जहां पे जिला अध्यक्ष के नाम अभी आने बाकी हैं। मगर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कोई उनका चहीता करीबी प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, मगर धर्मपाल सिंह जो दिल्ली के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी, जिला अध्यक्ष की सूची में मुख्यमंत्री की नहीं चली, सब के सब धर्मपाल सिंह ने ही बनाए हैं, खासतौर दिल्ली के इशारे पर जिला अध्यक्ष बने हैं। अब देखने वाली बात है कि ओबीसी पीडीएफ फार्मूले पे दलित, खासतौर पे ओबीसी, उसके बाद स्वर्ण समाज के कई सम्मिलित चेहरे जिला अध्यक्ष की सूची में थे। अब क्या दलित कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है या ओबीसी कार्ड खेलने जा रही है या फिर से स्वर्ण समाज का ही कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा? प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अब नया रूप में संगठन जो है वो बन जाएगा, खासतौर जितने मोर्चे हैं उनके भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। बहरहाल सबसे पहले कुछ ही 10-15 या अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आम के बाग में 32 वर्षीय युवती आशा प्रजापति की डेड बॉडी मिली है। हालांकि पुलिस ने छानबीन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, साथ ही साथ घटनास्थल पे मौका मुआयना किया गया। जिस तरह से ये भी पता चला है कि 32 वर्षीय युवती आशा प्रजापति वाराणसी एग्ज़ाम देने गई थी, उसके बाद वो आलमबाग बस अड्डे पे आई, जहां से वो अपने भाई के पास चिन्हट जाना चाह रही थी। लेकिन जिस तरह से ये भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि जो ऑटो चालक है उसने ही घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी ये साफ हो पाना बाकी है आखिर घटना के पीछे वजह क्या थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस के अधिकारी ये मान के जांच की दिशा को आगे कर रहे हैं कि जिस तरह से 32 वर्षीय आशा प्रजापति की डेड बॉडी मिली है और उसके पैसे, जेवर सब गायब हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है कहीं ना कहीं आशा प्रजापति के साथ कोई घटना अनहोनी हुई है, तो उसकी वजह क्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ये सनसनीखेज वारदात हुई है, इसके पीछे असली वजह क्या है, इस बात की जानकारी जुटाने के लिए लगातार पुलिस अधिकारी
हर एक घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस इकट्ठा कर रही है ताकि जांच की दिशा को आगे ले जाकर इसका खुलासा किया जा सके। लेकिन बहरहाल प्रथम दृष्टया जो पुलिस इस घटना में संदिग्ध मान रही है वो ऑटो चालक को ही संदिग्ध मानकर आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात ये क्या होगी, इसमें इस हत्या के पीछे वजह क्या है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नागपुर हिंसा के बाद साइबर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब साइबर पुलिस एक्शन में आ गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर पुलिस की सख्त नजर है। पुलिस ने अब तक 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं और 8 मामले दर्ज किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर और यूट्यूब पर साइबर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। साइबर पुलिस ने कहा कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। गणेशपेट थाने में महाराष्ट्र और गोवा के विप प्रभारी सचिव गोविंद शेंडे वो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि हिंसा के पीछे फहीम खान का हाथ सामने आया है। फहीम खान ने करीब 500 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन पर हंगामा किया था। पुलिस ने फहीम खान को इस हिंसा का मास्टरमाइंड के तौर पर घोषित किया है। फिलहाल नागपुर के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और कोतवाली, गणेशपेट और लक्कड़गंज जैसे इलाकों में केवल आवश्यक आवाजाही की अनुमति दी गई है। शहर के 11 अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात है और नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस लगातार दंगे की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई जल्द सामने आ सके। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में दिनों दिन साइबर अपराध के मामले पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं लोगों को लगातार पुलिस जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फरीदाबाद में आए दिन साइबर ठगी के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में फरीदाबाद के NIT साइबर क्राइम एरिया में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने हालांकि अब 2 युवकों को इस मामले में काबू करने का काम किया है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस के साइबर क्राइम ने इस मामले को सुलझाने में करीब 1 साल का समय लगा दिया। दरअसल मामला 1,38,00,000 रुपए का था, जिसमें निवेश करने और जो है लोगों को निवेश करने के तरीक़ों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें लोगों को किस तरह से निवेश करें और कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था। ऐसे में फरीदाबाद के सेक्टर 21 के रहने वाले एक युवक को अपनी जालसाजी में फंसाने का काम साइबर फ्रॉड के आरोपियों ने करने का काम किया, जिसमें बताया यह जा रहा है कि करीब पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उसमें अपने आप को शामिल कराने के लिए एक खाता खोलने के लिए 50,000 रुपये मांगे गए। 50,000 देने के बाद उसका खाता खोला गया और उसको ट्रेनिंग के तौर पर उसको वीडियो कॉल और लिंक द्वारा जागरूक किया गया कि आप कौन सी कंपनी में कितना निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से लगातार 1.5 लाख से 2.5 लाख तक लगातार निवेश कराने के जो है इस लिंक भेजे गए, जिसमें 16 बार करीब जो है ट्रांजैक्शन की गई। ऐसे में फिर कुछ दिनों बाद युवक को यह आइडिया लगने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने जब पैसे की रिकवरी करानी चाहिए
तो प्रोसेस इनकी कारण जो है उनका पैसा नहीं निकल पाया। इस बात को करीब 7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब आरोपी जो है उनका पैसा वापस नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज कराई। तो अब युवक को पुलिस ने जो है 2 युवकों को गिरफ्तार करने का काम किया है और पुलिस ने उन युवकों को भी काबू किया है जो उस पैसे को ठिकाने लगाने या फिर दूसरे लोगों के खाते में डालकर वहां से नकदी प्राप्त करने का काम करते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक 2 युवकों को काबू किया है और बाकी की तलाश जारी है। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि साइबर क्राइम के ठगों से बचने का काम करें और सतर्क रहें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ के 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने के बाद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं की काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब यह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी और लापरवाही से होकर मरीजों और पीड़ित परिजनों को गुजरना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जिला स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाला जिला है और यहाँ लगातार जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ की डॉक्टरों की जो लापरवाहपूर्ण रवैया है अपने कार्य के प्रति, वह किसी से नहीं छुपी है। डॉक्टरों की जो लापरवाही और मनमानी आज भी चरम पर है और सर चढ़कर बोल रहा है। दूर दराज से भोले भाले ग्रामीण आदिवासी इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं और कई जो गर्भवती महिलाएं हैं जिला अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनको डॉक्टरों की जो लापरवाही से और मनमानी से होकर गुजरना पड़ता है। यह जिला अस्पताल जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने होने के बाद भी यहाँ के डॉक्टरों के ऊपर, अस्पताल प्रबंधन के ऊपर, नर्स के ऊपर जरा भी शासन प्रशासन का कोई भी भय नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं मनमानी तरीक़ा से, लापरवाही तरीक़ा से कार्य करते हैं और कई बार विवादों के घेरे में भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानीय डॉक्टर होने के चलते मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सही समय पर जिला अस्पताल नहीं पहुंचते और पहुंचते भी हैं तो प्राइवेट क्लिनिक खोल कर रखे हैं, वहां ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसको लेकर क्या है, कई डॉक्टरों के ऊपर भी जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, अभी अन्य जो डॉक्टर यहाँ जिला अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं वो भी इसी तरह से प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं और लगातार जो है जिला अस्पताल में जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसको जो है ठेंगा दिखाते हुए यह डॉक्टर नर्स अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को डराने का काम, चमकाने का काम इन डॉक्टर नर्सों के द्वारा किया जाता है और जो है प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है जहां इनका जो कमीशन बना हुआ है। इसको लेकर कई खुलासे भी हुए हैं, कई शिकायतें भी हुए हैं, लेकिन इन डॉक्टरों के ऊपर आज भी जो है शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगा कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ जिस तरह से इन डॉक्टरों की जो मनमानी लापरवाही सर चढ़कर बोल रहा है, इन ऐसे लापरवाह और मनमाने तरीके से कार्य करने वाले डॉक्टरों के ऊपर जिला प्रशासन किस तरह से कार्यवाही करती है, शासन किस तरह से कार्यवाही करती है, देखने वाली बात होगा। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपक्ष सारथी JK 24/7 न्यूज़, गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़। सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को बदलने में जुटी हुई है। इसी के चलते आज गौतम बुद्ध नगर के मथुरापुर गांव में एक स्मार्ट स्कूल बनाया गया है, जिसमें करीब 1.25 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हुई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहुंचे और उन्होंने इस परिषदीय विद्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह स्मार्ट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी मात देता नजर आ रहा है। यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को बदलने के लिए प्रयासरत है और इसी के चलते आज मथुरापुर में जो तस्वीर सामने निकल कर के आई है,
ऐसी ही तस्वीर आने वाले समय में प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में देखने को मिलेगी। इसको लेकर सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि इस पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि इस स्मार्ट स्कूल में आधुनिक सुविधाओं से लैस है, साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेज बनाई गई हैं और जो छात्र हैं उनके लिए प्रयोगशाला बनाई गई है, बैठने के लिए अच्छे सीटिंग प्लान है, साथ ही साथ जो अध्यापक हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और क्लास में LED लगाई गई हैं। साथ ही साथ कहीं किसी प्रकार के जो छात्र हैं उनको किसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे लैस मिली हैं। तो इसको लेकर जो सरकार है उसने ये अपना एक जो मॉडल है उसको तैयार किया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो अन्य परिषदीय विद्यालय हैं उन तक ये सुविधा कब तक मिल पाएगी। गौतम बुद्ध नगर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।